अब एक परिवार मकान बनाने के लिए खरीद सकेगा केवल 250 वर्ग मीटर जमीन। पूरे परिवार का डाटा होगा फीड। लीज पर मिलेगी व्यवसाय के लिए भूमि। खरीदने पर नहीं किया काम तो जब्त होगी भूमि। विस्तार से जानिए उत्तराखंड में जमीन की खरीद फरोख्त में क्या हो सकता है बदलाव। ये हम नहीं कह रहे और ना ही उल्लेख न्यूज बिना पूर्ण जांच पड़ताल की ऐसी कोई खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाता है। ये जानकारी स्वयं सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने मौजूदा भू कानूनों में बदलाव हेतु सुझाव रिपोर्ट में कही है। नमस्कार, मैं नाशीन परवीन और आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज का खास कार्यक्रम सुर्खियों में। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से सरकार द्वारा गठित भू कानून अध्ययन व परीक्षण समिति द्वारा की गई संस्तुतियां सुर्खियों में छाई हुई हैं। हालांकि सीएम धामी ने भी इन सुझाव पर विचार करने की बात कही है। आइए जानते हैं विस्तार से कि समिति ने नए भू कानून को लेकर क्या सुझाव दिए हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री धामी ने जुलाई 2021 में प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त होने के बाद उसी वर्ष अगस्त माह में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति ने प्रदेश के हित में निवेश की संभावनाओं और भूमि के अनियंत्रित क्रय विक्रय के बीच संतुलन स्थापित करते हुए सरकार को 23 सुझाव दिए हैं। अब प्रश्न उठता है कि कौन कौन शामिल है इस समिति में। आइए जानते हैं। समिति के अध्यक्ष प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार हैं। व समिति के सदस्यों में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य अजेंद्र अजय, पूर्व IAS अधिकारी अरुण ढूंढियाल व DS गवरियाल और समिति के पदेन सदस्य सचिव के रूप में हाल तक के सचिव राजस्व का कार्यभार संभाल रहे हैं दीपेंद्र कुमार चौधरी। सरकार द्वारा गठित इस उच्च स्तरीय समिति में राज्य में औद्योगिक विकास कार्यों हेतु भूमि की आवश्यकता व राज्य में उपलब्ध भूमि के संरक्षण के मध्य संतुलन को ध्यान में रखकर विकास कार्य प्रभावित न हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य के हितपरक पक्षकारों, विभिन्न संगठनों, संस्थाओं से सुझाव आमंत्रित कर गहन विचार विमर्श कर लगभग 80 ट्रस्टों में अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इसके अलावा समिति ने सभी जिलाधिकारियों से प्रदेश में अब तक की गई भूमि क्रय की स्वीकृतियों का विवरण मांगकर उनका भी परीक्षण किया है। समिति ने राज्य में निवेश और रोजगार बढ़ाने के साथ भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर फोकस समेत अपनी संस्तुतियों में ऐसे बिंदुओं को सम्मिलित किया है जिसमें राज्य में विकास के लिए निवेश बढ़े और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो। साथ ही भूमि का अनावश्यक दुरुपयोग रोकने को भी अनुशंसा की है। समिति ने वर्तमान में प्रदेश में प्रचलित उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदार निवास व भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 यथा संशोधित और यथा प्रवर्त में जन भावनाओं के अनुरूप हिमाचल प्रदेश की तरह कतिपय प्रावधानों की संस्तुति की है। समिति की प्रमुख संस्तुतियों में पहला सुझाव है कि वर्तमान में जिलाधिकारी द्वारा कृषि अथवा उद्योग दृष्टि हेतु कृषि भूमि क्रय करने की अनुमति दी जाती है। कतिपय प्रकरणों में ऐसी अनुमति का उपयोग कृषि उद्यानिक परियोजना न करके रिसोर्ट निजी बंगले बनाकर दुरुपयोग हो रहा है। इससे पर्वतीय क्षेत्रों के लोग भूमिहीन हो रहे हैं और रोजगार सृजन भी नहीं हो रहा है। समिति ने संस्तुति की है कि ऐसी अनुमतियां जिलाधिकारी स्तर से न दी जाए, शासन स्तर से ही अनुमति का प्रावधान हो। दूसरा, वर्तमान में सूक्ष्म, लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों हेतु भूमि क्रय करने की अनुमति जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की भांति ही अनुमतियां शासन स्तर से न्यूनतम भूमि की आवश्यकता के आधार पर प्राप्त की जाए। तीसरा, वर्तमान में राज्य सरकार पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में औद्योगिक परियोजनाओं, आयुष शिक्षा, स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा, उद्यान व विभिन्न प्रसंस्करण, पर्यटन, कृषि के लिए 12.5 एकड़ से ज्यादा भूमि आवेदन संस्था, फर्म, कंपनी, व्यक्ति को उसके आवेदन पर दे सकती है। उपरोक्त प्रचलित व्यवस्था को समाप्त करते हुए हिमाचल प्रदेश की भांति न्यूनतम भूमि आवश्यकता एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट के आधार पर दिया जाना उचित होगा। चौथा प्रमुख सुझाव है कि केवल बड़े उद्योगों के अतिरिक्त 4-5 सितारा होटल, रिसोर्ट, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वोकेशनल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट आदि को ही एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट के आधार पर भूमि क्रय करने की अनुमति शासन स्तर से दी जाए। अन्य प्रयोजनों हेतु लीज पर ही भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था लाने की समिति संस्तुति करती है। पांचवा, वर्तमान में गैर कृषि परियोजना हेतु खरीदी गई भूमि को 10 दिन STM धारा 143 के अंतर्गत गैर कृषि घोषित करते हुए खतौनी में दर्ज करेगा। परंतु क्रय अनुमति आदेश में 2 वर्ष में भूमि का उपयोग निर्धारित परियोजना में करने की शर्त रहती है। यदि निर्धारित अवधि में उपयोग न करने पर या किसी अन्य उपयोग में लाने, विक्रय करने पर राज्य सरकार में भूमि निहित की जाएगी, ये भी शर्त में उल्लंघित रहता है। और यदि 10 दिन में गैर कृषि परियोजना हेतु खरीदी गई कृषि भूमि को गैर कृषि घोषित कर दिया जाता है तो फिर ये धारा 167 के अंतर्गत राज्य सरकार में उल्लंघन की स्थिति में निहित नहीं की जा सकती है। अतः नई उपधारा जोड़ते हुए उक्त भूमि को पुनः कृषि भूमि घोषित करना होगा।
तत्पश्चात उसे राज्य सरकार में निहित किया जा सकता है। छठा सुझाव गौर से सुनिएगा कि कोई व्यक्ति स्वयं या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से बिना अनुमति के अपने जीवन काल में अधिकतम 250 वर्ग मीटर भूमि आवासीय परियोजना हेतु खरीद सकता है। समिति की संस्तुति है कि परिवार के सभी सदस्यों के नाम से अलग अलग भूमि खरीद पर रोक लगाने के लिए परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड राजस्व अभिलेख से लिंक कर दिए जाएं। सातवां सुझाव है कि राज्य सरकार भूमि हीनश को अधिनियम में परिभाषित करे। समिति का सुझाव है कि पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम 5 नाली व मैदानी क्षेत्रों में 5 एकड़ न्यूनतम भूमि मानक भूमि हीनश की परिभाषा हेतु औचित्यपूर्ण होगा। आठवां सुझाव, भूमि जिस परियोजना के लिए क्रय की गई है उसका उल्लंघन रोकने के लिए एक जिला मंडल शासन स्तर पर एक टास्क फोर्स बनाया जाए ताकि ऐसी भूमि को राज्य सरकार में निहित किया जा सके। नौवां, सरकारी विभाग अपनी खाली पड़ी भूमि पर साइन बोर्ड लगाए। 10वां प्रमुख सुझाव है कि कतिपय प्रकरणों में कुछ व्यक्तियों द्वारा एक साथ भूमि क्रय कर ली जाती है व भूमि के बीच में किसी अन्य व्यक्तियों की भूमि पड़ती है तो उसका रास्ता रोक दिया जाता है। इसके लिए राइट ऑफ वे की व्यवस्था हो। 11वां सुझाव, विभिन्न परियोजनाओं हेतु जो भूमि खरीदी जाएगी उसमें समूह गांव व समूह घास श्रेणियों में स्थानीय लोगों को 70% रोजगार आरक्षण सुनिश्चित हो। उच्चतर पदों पर योग्यता अनुसार वरीयता दी जाए। विभिन्न अधिसूचित प्रयोजनों हेतु प्रदान की गई अनुमतियों के सापेक्ष आवेदक इकाइयों संस्थाओं द्वारा कितने स्थानीय लोगों को रोजगार दिए गए इसकी सूचना अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो। 13वां प्रमुख सुझाव, वर्तमान में भूमि क्रय करने के पश्चात भूमि का सदुपयोग करने के लिए 2 वर्ष की अवधि निर्धारित है और राज्य सरकार को अपने विवेक के अनुसार इसे बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। इसमें संशोधन कर विशेष परिस्थितियों में यह अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। पारदर्शिता हेतु क्रय विक्रय भूमि हस्तांतरण व स्वामित्व संबंधी समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन हो। समस्त प्रक्रिया एक वेबसाइट के माध्यम से पब्लिक डोमेन में हो। 15वां सुझाव है कि प्राथमिकता के आधार पर सिद्ध कुल औद्योगिक स्थानों में खाली पड़े औद्योगिक प्लांट्स बंद पड़ी फैक्ट्रियों की भूमि का आवंटन औद्योगिक परियोजना हेतु किया जाए। 16वें सुझाव में प्रदेश में जनहित राज्य हित में भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। 17वें में भूमि क्रय की अनुमतियों का जनपद व शासन स्तर पर नियमित अंकन व इन अभिलेखों का रखरखाव हो। 18वां सुझाव है कि धार्मिक परियोजना हेतु कोई भूमि क्रय निर्माण किया जाता है तो अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर शासन स्तर से निर्णय लिया जाए। 19वें सुझाव में कहा गया कि राज्य में भूमि व्यवस्थाओं को लेकर जब भी कोई नया अधिनियम नीति भूमि सुधार कार्यक्रम चलाया जाए तो राज्य हित पर पक्षकार और राज्य की जनता से सुझाव अवश्य प्राप्त कर लिए जाए। अगला प्रमुख सुझाव है कि नदी नालों वन क्षेत्रों चारगाहों सार्वजनिक भूमि आदि पर अतिक्रमण कर अवैध कब्जे निर्माण धार्मिक स्थल बनाने वालों के विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान हो। संबंधित विभागों के अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही का प्रावधान हो। ऐसे अवैध कब्जों के विरुद्ध प्रदेश व्यापी अभियान चलाया जाए। सरल शब्दों में समझा जाए तो समिति ने जो सुझाव दिए वे मौजूदा भू कानून 1-2 नियमों को छोड़ दे तो अधिकांश में बदलाव नहीं बल्कि सुधार दिखते हैं। अब देखना ये है कि सरकार सभी सुझाव को मानते हुए लागू करती है या फिर कुछ नियमों में बदलाव करती है। अब केंद्र सरकार के पाले में है। उल्लेख न्यूज के खास कार्यक्रम सुर्खियों में आपका और हमारा साथ था यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और अब मुलाकात होगी सुर्खियों के अगले एपिसोड में। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।